गुड मॉर्निंग सर। बाइट पढ़ेंगे और ये सब्जेक्ट जो है वो अभी बरसात के बाद जो इंसेक्ट आते हैं, कीट पतंगे, जिसमें मधुमक्खी, चींटी, पिस्सू, मक्खी, मच्छर, ततैया और छोटे छोटे जो गोबरीला कीड़े रहते हैं, काले काले, जिसमें बहुत स्मेल आती है, उस टाइप के इंसेक्ट रहते हैं। जो छोटे इंसेक्ट रहते हैं उनके बाइट से जो प्रॉब्लम आती है वो अपन देखेंगे कि किस तरह से उसको सॉल्व किया जाए। और कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती, मगर फिर भी ये कई बीमारियों को जन्म देते हैं। जैसे अपन ने बताए थे कि जो रोग को फैलाने वाले कारक रहते हैं उसमें कीट पतंग, डाग वगैरह इनको बाइट करते हैं तो विक्टर बॉर्न डिसीज के अंतर्गत आते हैं। ये VICTOR, विक्टर बॉर्न डिसीज। इसके पहले अपन पढ़ चुके थे कि जो बीमारी फैलाने के 5 कारण रहते हैं, उसमें एयरबॉर्न डिसीज, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, वाटरबॉर्न डिसीज, और ये आती वेक्टर बॉर्न डिसीज। और 5वें नंबर पे डायरेक्ट कांटेक्ट, जैसे एड्स वगैरह रहते हैं, HIV, वो डायरेक्ट कांटेक्ट। तो इसमें जो वेक्टर जनित डिसीजेस रहते हैं उसमें इंसेक्ट बाइट का समय चूंकि काफी 5 मिनट 10 मिनट लग गए हैं, इसलिए डायरेक्ट अपन शुरू करते हैं। मधुमक्खी, चींटियां, पिस्सू, मक्खियां, मच्छर, ततैया और अर्चिंड जैसे कीट यदि पास आते हैं तो काट भी सकते हैं या डंक मार सकते हैं। काटने का प्रारंभिक संपर्क दर्दनाक हो सकता है। इसके बाद अक्सर कीट के मुंह या डंक के माध्यम से आपकी त्वचा में जमा जहर से एलर्जी की प्रतिक्रिया होती है। कोई भी इंसेक्ट बाइट करके चला जाता है और वो जो एसिड अपने डंक से अपने शरीर में या स्किन में काट देता है, उसके बाद की जो प्रोसेस है वो एलर्जिक प्रोसेस होती है। हम आपको बता दें कि अभी इसके बाद अपन इंसेक्ट स्नेक बाइट पढ़ेंगे, और स्नेक बाइट के उतने ज्यादा खतरनाक परिणाम नहीं होते जितने कि मधुमक्खी या जो शहद वाली मक्खी रहती है, हनी भी बोलते हैं उसको, या मधुमक्खी भी कहते हैं, तो वो जो है वो काट दे और डंक अगर बहुत चुभा दे तो व्यक्ति की मौत भी हो जाती है, क्योंकि उसके डंक में सिट्रिक एसिड रहता है जो बहुत पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, तेजाबी इफेक्ट वाला एसिड है। तो उसके बहुत सारे केस देखे गए हैं, और जब कोई ऐसा केस आता है, आवाज नहीं आ रही, आवाज तो आ रही है खलील जी, सभी को आ रही है आवाज। थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब जरूर हुई थी बीच में, परंतु फिर आने लगी थी। तो ये प्रॉब्लम्स जो है वो अपन एक के बाद एक देखेंगे। स्नेक बाइट से ज्यादा मधुमक्खी के काटने से होती है। जो लोग बंगाली हैं वो जानते हैं कि मधु को माऊ बोलते हैं। माऊ मतलब कि शहद की मक्खी। सर आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। हाँ, मऊ बोलते सर, मऊ मच्छी। हाँ, माऊ मच्छी कहते हैं। क्या गोपाल सिंह जी आवाज नहीं आ रही है क्या? नहीं सर, आवाज बराबर आ रहा है। जिनको आवाज नहीं आ रही है वो लेफ्ट होकर रिजाइन करे। सर आपकी जिनको आवाज नहीं आ रहा है वो लेफ्ट होकर रिज्वाइन करे। ठीक है सर। इंग्लिश सही बोल रहे हैं गोपाल जी। हाँ, हनी बी भी बोलते हैं उसको, या माऊ माछी, जैसा अभी अपन ने गोपाल सिंह जी से सुने। हाँ, तो वो जिनको नहीं आ रही वो रिज्वाइन करें। जैसे हमारे को नहीं आ रही थी तो हमने फिर से रिज्वाइन किए तो अब आने लगी। अब इनसे इंसेक्ट बाइट में देखते हैं। अधिकांश काटने और डंक से मामूली परेशानी के अलावा कुछ नहीं होता, लेकिन घातक भी हो सकता है। सुधीर कुमार ठाकुर जी रिज्वाइन करें आप और माइक म्यूट करें। खासकर कीड़े के जहर से गंभीर एलर्जी हो सकती है। सुधीर कुमार ठाकुर जी माइक म्यूट करेंगे। सुधीर जी आप अपनी माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। सुधीर जी अगर आवाज जा रही है तो माइक म्यूट कर लीजिए। चाबी कर दिया पहला,
चाबी चंद्रभान जी, आप भी माइक म्यूट कर लीजिए। चंद्रभान विश्वकर्मा जी, कहाँ रखा है? उर्मिला चंद्रभान, उर्मिला चंद्रभान, आप भी माइक म्यूट कर लीजिए। उर्मिला जी, कृपया अपना माइक ऑफ करें। एक कीट के काटने या डंक से अक्सर, अरे ठाकुर साहब, हाँ हो गए, म्यूट हो गए। एक कीट के काटने या डंक से अक्सर त्वचा छोटी लाल गठान बन जाती है, जो दर्दनाक और खुजली, और इसका सुरक्षित इलाज जो है वो घर पर भी किया जा सकता है। यहाँ हम ये बता दें कि ये कोई भी कीट पतंग काटता है तो वहाँ गठान क्यों हो जाती है, एक नोड टाइप की बन जाती है। एक्चुअली जैसे ही कीट काटता है और उसका जो केमिकल है या जहर जो है ये उस स्थान पे जाता है तो पहले उस सेल का सेलुलाइटिस हो जाता है। सेलुलाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द सेल, और सेलुलाइटिस जैसे ही होता है तो उसमें छोटी सी जगह स्वेलिंग जो आती है वही गठान का रूप ले लेती है। देवेंद्र कुमार बेलवंशी जी, अपना माइक म्यूट कर दें। तो इस तरह से पहले गठान आती है, अब उसके प्रति रिएक्शन करती है या एक्शन करती है। अब उस रिएक्शन के प्रति जो एक्शन होगा उसमें वहां पर WBC RBC की मात्रा बढ़ेगी। अब WBC RBC जो कम करने के लिए या उसके खिलाफ लड़ने के लिए वहां इकट्ठे होते हैं तो स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है और रेडनेस होती है क्योंकि वहां RBC भी पहुंच जाते हैं। तो ये तो हुआ। अब इसका घर पे जो है वो आराम से इलाज कर सकते हैं। ततैया या सींग का डंक पहली बार में अचानक, सींग मतलब वही मक्खी जो रहती, मधुमक्खी, तो उसको सींग कहते हैं। अचानक तेज दर्द का कारण बनता है, फिर त्वचा पे एक सूजा हुआ लाल निशान बन जाता है, कुछ घंटों तक रह सकता है और दर्दनाक और खुजली भी होती है इसमें। क्योंकि ये सभी चीजें एलर्जिक रहती है, इस कारण खुजली भी उसमें होती, ईचिंग भी होती है। कभी कभी डंक के आसपास का एक बड़ा क्षेत्र एक सप्ताह तक दर्दनाक, उसमें अपन अगर क्रॉनिसिटी देखें तो 1 वीक तक भी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। फिर त्वचा पर एक सूजा हुआ लाल निशान बन जाता है। मामूली एलर्जी की प्रतिक्रिया रहती है, इसके बारे में आमतौर पर चिंता करने की बात नहीं रहती। कुछ लोगों को गंभीर एलर्जी या एनाफाइलेक्सिस हो सकते हैं। एलर्जी का सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है वो होता है लंग्स पे, और लंग्स पे जैसे एंसेफ्लाइटिस के केस में, एंसेफ्लाइटिस का मतलब होता है ब्रेन की सूजन। एंसेफ्लाइटिस के केस में ब्रेन में लंग्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लगती है, और लंग्स के में जो की भांति या अंगूर के दाने की भांति छोटी छोटी एल्वियोलाई रहती है जिसमें हवा भरी रहती है। उन हवा के स्थान पर म्यूकस भरने लग जाता है। जैसे एलर्जी के केस में अपन देखते हैं किसी किसी को सुबह छींकें आती है, किसी को खाने से छींकें आती है, और जब उससे म्यूकस निकलेगा, तो म्यूकस जो है म्यूट कर दे, भरेगा तो उसको ब्रीथलेसनेस आएगी क्योंकि की कमी होने लगेगी। तो ये फिर देखते हैं अपन बी स्टिंग, मधुमक्खी का जो डंक सबसे खतरनाक रहती है मधुमक्खी। बाकी तो चीजें जो है वो छोटे मोटे घाव देकर ठीक किया जा सकता है, मगर मधुमक्खी का डंक या ततैया का डंक, एक ततैया रहती है रेड कलर की और ये मधुमक्खी रहती है ब्लैक कलर की। मध्य प्रदेश के जो रायसेन जिले में भोजपुर नामक एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध शिव जी का मंदिर है। कभी किसी को जाने का अगर मौका मिला हो तो वो मंदिर के ऊपरी दीवार पे देख सकते हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ मधुमक्खियां लगी हुई है। पर भगवान
महाकाल की कृपा से वो मधुमक्खियां किसी को काटती नहीं है, बस वो वहां पर लगी हैं और शहद से भगवान महाकाल का स्नान कराते रहती हैं। उसको कोई तोड़ता भी नहीं है और कोशिश भी नहीं की जाती, क्योंकि वो इतनी लाखों की संख्या में है, परंतु कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। तो ऐसे कई जगह आप लोगों के आसपास भी होंगे जिसमें पूरा छत्ता लग जाता है और उसी में मधुमक्खी जो रहती है वो काले कलर की रहती है और जो ततैया है वो रेड कलर की रहती है। ये दोनों के जो डंक रहते हैं अक्सर घाव में रह जाते हैं, मतलब काट के एक दो जगह चली गई हैं और अपन उससे बच गए हैं। तो उन डंक को जो है वो प्लकर की सहायता से निकाल कर और उस पे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, बोवेरान सॉल्यूशन या ऑइंटमेंट जो रहता है उसको लगा देते हैं तो वो ठीक हो जाता है। परंतु कभी कभी एलर्जी प्रतिक्रियाएं भी हो सकती है जिसके कारण सांस लेने में कठिनाई, चक्कर आना, चेहरे और मुंह में सूजन हो जाती है। अगर चेहरे पे काट दिया या होंठ पे काट देती कई बार तो होंठ जो है वो इतना फूल जाते हैं, मावे की जलेबी जैसे होंठ हो जाते हैं, या चेहरा सूज जाता है तो वो बिल्कुल बजरंगबली जैसा दिखाई देने लगता है चेहरा। तो वो इस तरह का जो है वो कीट के डंक काटने की वजह से होता है। तो ये मधुमक्खी का है। अब वो इसका जो है वो ट्रीटमेंट अपन ने बताया कि उसके डंक को निकाल के प्लकर की सहायता से, वो भी कब, जब 2-4 डंक हो तो। अगर नंबर ऑफ डंक की संख्या 50 से 100 तक पहुंच गई है तो फिर उसको आप क्लिनिक पर निकालने का प्रयत्न न करें, उसको फिर हॉस्पिटलाइज करके और सर जी साइलिसिया 200 बहुत बढ़िया दवा है इसके लिए। आराम से, हाँ, और होम्योपैथी ट्रीटमेंट में अपन बताएंगे ना इसकी साइलिसिया अच्छी दवाई है। इसके बाद देखते हैं अपन मस्कीटो बाइट। मस्कीटो बाइट या मच्छर का काटा हुआ। मच्छरों के काटने से अक्सर त्वचा पर छोटे छोटे लाल दाने हो जाते हैं। इनमें आमतौर पर बहुत खुजली होती है और कुछ लोगों में फ्लूइड से भरे फफोले या ब्लस्टर भी विकसित हो जाते हैं। मच्छर के विषय में अपन बताएं कि अगर मान लो आपको आपके इलाके में, आपके रूम में 10 मच्छर हैं तो उसमें जब तक मादा एनाफिलीज नहीं होगी तब तक मलेरिया नहीं होगा। साथ ही साथ वो मादा एनाफिलीज मच्छर किसी मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति को काट के आई हो, ये गारंटी है, ठीक है ना। अगर मान लो अकेली मादा एनाफिलीज ने काटी है और आपको मलेरिया नहीं है तो वो उसका साइकिल नहीं होगा पूरा, जब तक कि उसके इंटेस्टाइन में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम मलेरिया को जो फैलाने वाले तत्व रहते हैं, ये बैक्टीरिया रहते हैं, ये जब तक नहीं होंगे तब तक मलेरिया नहीं होता। इसी कारण ध्यान रखें कि मादा एनाफिलीज और जो रहता है नर एनाफिलीज या छोटे मोटे मच्छर काटते हैं तो उसमें अपन को मलेरिया नहीं होता। मलेरिया तभी होगा जब उसके इंटेस्टाइन में उसका कीटाणु हो। इसी कारण हॉस्पिटल वगैरह में जब जाते हैं तब मच्छरों से सावधान रहना पड़ता है। या कोई क्लिनिक पे ऐसा पेशेंट आए जिसको अपन को लगता है कि हाँ इसको मलेरिया पॉजिटिव है, उसको काटने के बाद फिर वो अपने को काटेगा मलेरिया। सुधीर कुमार ठाकुर जी, ठाकुर साहब क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। सर आज बहुत परेशान कर रहे हैं ये नया ज्वाइन किए हैं क्या? नया ज्वाइन किए हुए हैं। उर्मिला कौन है सर? माइक ऑफ नहीं कर रही है उर्मिला जी। अब इनको भी क्या बोला जाए सर, कब से बोला जा रहा है, बंद ही नहीं कर रही है अपना माइक ऑफ। मेरे ख्याल से उर्मिला जी ऑफ करके चले जाओ। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इसी प्रकार मच्छरों की श्रृंखला में दूसरा आता है एडीज मच्छर, जो डेंगू फैलाने के लिए, और दूसरे क्यूलेक्स वगैरह मच्छर रहते हैं अपन ने बीच में पढ़े फाइलेरिया से रिलेटेड। तो ये सभी मच्छर कोई भी वैरायटी हो अपन को काट दे तो छोटी सी एक फुंसी होगी, उसमें जलन होगी और खुजली होगी,
परंतु वो बीमारी नहीं होगी जिसके लिए वो बदनाम रहते हैं। वो बीमारी तभी होगी, आप ध्यान रखें, जब वो किसी ऐसे प्रभावित व्यक्ति को काट के आए हैं और अपन को काट दें, तब वो साइकिल पूरा होगा। इसलिए जो है वो उतना डरने की जरूरत नहीं रहती कि मच्छर ने काटा तो ये हो ही जाएगा। कई लोग साइकोलॉजिकल इस प्रकार की प्रॉब्लम से ग्रसित रहते हैं। या स्नेक बाइट में भी यही है कि जब तक कि जहरीला सांप ना हो तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पनेले सांप, स्नेक्स जो रहते हैं वो काट भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, साइकोलॉजिकल ज्यादा रहती है। नेक्स्ट देखते हैं टिक बाइट। टिक काटने पर आमतौर पर दर्दनाक नहीं होते, इसलिए हो सकता है एहसास ना हो। वो टिक ने काट लिया हो और अब वो चला भी जाता है। बहुत छोटा जीवाणु रहता है वो टिक, जिसको पिस्सू भी कहते हैं। और ये पिस्सू आमतौर पे जो है वो डॉग जो है उनके कान के पीछे और उनके जो पैर और हाथ के जॉइंट रहते हैं उनके पीछे गर्दन में, इस जगह पे पाए जाते हैं ये पिस्सू। और कई बार ह्यूमन को भी काट देते हैं, पर उससे कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम ज्यादा डॉग को ही होती है। कई बार देखे होंगे कि डॉग बैठ के अपने पीछे वाले पैरों से गर्दन में जो खुजाते रहता है या गर्दन में बार बार खुजली करता है, उसके गर्दन में पिस्सू के कारण, क्योंकि वहां पर बालों की संख्या बहुत ज्यादा रहती है और रेगुलरली डॉग जो है वो नहाते नहीं है। तो जो स्ट्रीट डॉग रहते हैं तो उनमें इस टाइप की प्रॉब्लम हो जाती है। और बाकी कीटों की अगर अपन बात करें तो मक्खियां हैं, जैसे मक्खियां काटती नहीं है, अगर काटती भी है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इरिटेशन कर देती है, चिड़चिड़ापन ला देती है। अभी आपके क्लिनिक में 2-4 मक्खी हो तो आप उसको भगाते रहो तो वो फिर बोलते हैं कि यार डॉक्टर साहब पास पेशेंट नहीं आते, मक्खी मारते रहते हैं। इस तरह की जो है वो लोग आप कह देते हैं। तो इस तरह मक्खी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर इरिटेशन ये कर देते हैं। मच्छर का अपन बता चुके हैं। ततैया जो रेड कलर की रहती है और मधु मक्खी से अलग रहती है, रेड कलर की, ये भी जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, इसमें भी सूजन आने के चांसेस रहते हैं। अब अपन देखते हैं इसके सिम्टम्स क्या आ सकते हैं। त्वचा पर एक लाल छोटी गांठ बन जाती है। वो गांठ क्यों बनती है हमने अभी बता चुके हैं कि वहां पर सेलुलाइटिस हो जाता है और आरबीसी डब्ल्यूबीसी उसको करेक्ट करने के लिए आती है, जिसके कारण सूजन आ जाती है। खुजली होना, खुजली इसलिए होती है क्योंकि वहाँ इओसिनोफिल्स आते हैं। अपनी बॉडी में डब्ल्यूबीसी की जो वैरायटी है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, उसमें इओसिनोफिल्स हीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। जब भी कभी कोई चोट में या कहीं पे अगर मान लो खुजली हो रही है तो इसका मतलब ये कि वहां पर इओसिनोफिल्स की मात्रा बढ़ रही है और उससे ईचिंग की कंप्लेंट होती है। कई पुरानी चोट में खुजली होती है, जो ब्लैक कलर का मटेरियल जम जाता है उसको हम स्लफ कहते हैं, SLUGH। और वो स्लफ फ्रंट भी कहलाता है। उसको जब भी कभी अपन आराम से बैठे रहते हैं तो नाखून की सहायता से। सर जी, उर्मिला की मोबाइल से साउंड आ रही है और डिस्टर्ब हो रहा है। स्लफ कहलाता है। फिर आती है ब्रशिंग। अच्छा, तो उर्मिला को हम देखते हैं तो उसको क्या डिलीट कर दें? हाँ, उनको मतलब रिमूव कर दो। उधर से रिमूव कर दीजिए सर, या डिलीट कर दीजिए। अच्छा, देखिए पूरा नाम क्या है? उर्मिला, खाली उर्मिला नाम है सर, उर्मिला बस। हिंदी में लिखा है। अच्छा। उर्मिला। हाँ, देख रहे हैं। ऊपर ही मिलेंगे उनके नाम, सबसे ऊपर। ऊपर है? हाँ हाँ। नहीं, इसमें हमारे इसमें तो है ही नहीं लिस्ट में। साहब लगे हैं सुधीर कुमार को। हाँ, तो इसमें मिले जब तो वो देख रहे हैं, मिलेंगे। उर्मिला जी अगर आवाज जा रही हो तो माइक म्यूट कर लीजिए, काहे डिस्टर्ब कर रही हैं आप?
हाँ म्यूट हो गया सर। हो गया? यस सर हो गया। चलिए तो फिर अपन कंटिन्यू करते हैं फिर। Tick sometimes can produce serious infection called lymph disease. टिक कभी-कभी लाइम रोग नामक गंभीर संक्रमण पैदा कर सकते हैं। ये टिक जो अपन ने अभी बताए थे टिश्यू टाइप के जो रहते हैं, यदि वो लिम्फ नोड पे पहुंच गए तो लिम्फ नोड में ड्रेनेज को ब्लॉक कर देते हैं, तो उससे फिर लिम्फोएडिनाइटिस होने की चांसेस बन जाते हैं। लिम्फोएडिनाइटिस जिसमें लिम्फ नोड जो है तो सूजन होके बहुत ज्यादा दर्दनाक हो जाते हैं, लिम्फोएडिनाइटिस। इसके बाद हाइफ्लाई बाइट्स, घोड़े की मक्खी का काटना। घोड़े की मक्खी का काटना बहुत दर्दनाक हो सकता है। त्वचा का काटा हुआ क्षेत्र आमतौर पर लाल और उठा हुआ होता है। ये घोड़े की मक्खी जो रहती है वो उसका आकार ही अलग रहता है और थोड़ी बड़ी रहती है। जो हाउस फ्लाई रहती है, घरेलू मक्खियां, इनसे थोड़ी सी बड़ी रहती है घोड़े की मक्खी, और वो ज्यादातर चिपक जाती है और उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जोंक टाइप का रहती है और वो दर्द को क्रिएट करती है। अपन जैसा देखते हैं घोड़े की मक्खी, इसका नाम इसलिए पड़ा कि कई बार घोड़े के ऊपर टांग पे या उसमें वो लग जाती है और वो घोड़ा दौड़ता भी है इतना तो भी नहीं हटती वो वहां से, और इसलिए उसको घोड़े की मक्खी का नाम दिया गया है। इसमें अगर मान लो ये इस टाइप से काट दे तो बड़े लाल उभरे हुए दाने आ जाते हैं, चक्कर आना, कमजोरी, घरघराहट, शरीर का हिस्सा फूला हुआ, सूजा हुआ जहाँ काटी है वो दिखाई देता है। तो ये सब सिम्टम स्नेक के अपना ये इंसेक्ट बाइट के रहते हैं। कई बार अपने पास पेशेंट ऐसे आते हैं जो सिर्फ कंप्लेंट लेके आते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि किसी इंसेक्ट ने काटा है तो वो उस चीज से मना कर देते हैं कि भाई हमने देखे नहीं, काटा होगा आपको उसका इलाज कर दो। तब अपन को आइडेंटिफाई करना पड़ता है उसका। अपन अगर कोई छोटा क्षेत्र है तो उसको पेन से जो है वो सर्किल बना दे, पेन से गोल बना देते हैं कि ये क्षेत्र है। ये हमने गोल इसलिए बनाए कि आप दवाई चलेगी तो आपको बताना है कि ये नीले निशान से आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा, वो अपन भी देख सकते हैं कि कम हुआ या बढ़ा। वो अपन को एक आइडेंटिफाई मार्कर कर देने से पता लग जाता है, क्योंकि स्किन की बहुत सारी बीमारियां रहती हैं। तो अगर मान लो किसी आवाज नहीं आ रही सर, आज काटा है तो फिर अपना ध्यान, आवाज नहीं आ रही सर। डिसीज आ रही है, चालू करिए, उनका नेटवर्क क्लियर आ रही है तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। ये आमतौर पर छोटे लाल गठान का कारण बनते हैं जो दर्द और खुजली से भरे होते हैं। अब आता है बेड बग्स। बेड बग्स का मतलब होता है खटमल, खटमल का काटना। खटमल के काटने से आमतौर पर चेहरे, गर्दन, हाथ या बाहों पर होते हैं, परंतु ये खटमल सर आप थोड़ा माइक नजदीक पकड़िए। हाँ, या फिर पीठ पे या हिप पे जो है वो खटमल काटते हैं। ये आमतौर पर त्वचा पर सीधी रेखाओं में पाए जाते हैं। काटने पर आमतौर पर दर्दनाक नहीं होते यदि पहले खटमल ने नहीं काटा हो, इसके कोई लक्षण आते नहीं, परंतु फिर भी ये काट के भाग जाते हैं। खटमल के बारे में हम ये बताएं कि खटमल जो पैदा होते हैं वो पसीने के द्वारा होते हैं। जो पसीना आता है और छोटे छोटे, अपन को मालूम है कि अपने माइक्रो जर्म्स बॉडी में लगे रहते हैं, और यही कारण है कि रोज नहाने की, साबुन से जो प्रक्रिया है वो रोज नहाने की सलाह दी जाती है किसी भी हेल्थ ऑफिसर द्वारा। उसका कारण ही ये रहता है कि अगर मैल के द्वारा अगर कोई खटमल वगैरह उत्पन्न हो जाते हैं तो वो तुरंत खत्म हो जाते हैं। इसी प्रकार जो अंदरूनी वस्त्र रहते हैं उनको भी रोजाना धोने की जो है वो कहा जाता है, क्योंकि रोजाना धुलने चाहिए। जो मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनती हैं तो वो बुर्के का इस्तेमाल करती हैं, उसमें छोटे छोटे टिश्यू दिखाई नहीं देते काले कलर के वस्त्रों में, तो उनको भी जो है वो उस बुर्के को रेगुलरली धोना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर कंप्लेंट जब आएगी तो इस तरह की आएगी कि ये खटमल पैदा होते हैं। कभी अगर टॉकीज में जाने का मौका मिले पिक्चर का, तो अपन जानते हैं कि
पिक्चर में बालकनी या मिडिल क्लास में बैठते हैं अपन, परंतु कभी पर्दे के बिल्कुल सामने आप बैठ के देखें 2 या 3 रो रहती है जिसकी टिकट बहुत कम रहती है, वहां पे आपको कम से कम आधे घंटे 1 घंटे बाद ही खटमल काटना शुरू हो जाता है। इसलिए लोग बाग जो है वो सीट वहां झटक के बैठते हैं और उसमें टार्च की रोशनी या मोबाइल की रोशनी से देख सकते हैं कि खटमल गिरे हुए। सर जी आपकी ऑडियो बहुत ही डाउन हो गया है और अलग से एक सरसर की आवाज़ आ रहा है, तो मेरे ख्याल से आपका जो वो ईयरफोन है उसको निकाल के वापस लगा देने से ठीक हो सकता है। गोपाल जी सही आ रही है, सही आ रही है, पानी भी गिर रहा है, क्लियर आ रही है। सर ये गनट क्या होता है सर? गनट हाँ अभी सर ये गनट क्या होता है? पानी गिरना शुरू हो गया था। हाँ ग्लैंड को गनट है जी? ग्लैंड नहीं जी गनट है, गनट ग्लैंड कहलाता, ग्लैंड कहाँ पर है ये है, इससे पहले है, जो खटमल से पहले है गनट। खटमल से पहले कुछ लोगों को दरों से फिर फफूले विकसित हो जाते हैं, आमतौर पर छोटे मिर्च या गनट बन जाते हैं और खुजली और कभी कभी खटमल से पहले या गनट। खटमल से पहले मिर्च या गनट, मिर्च या गनट देख रहे हैं, देख हाँ मिर्च या ग्रैंड गनट, हाँ गनट काटना। मिर्च या गनट के काटने अक्सर मच्छर काटने के समान दिखाई देते हैं। ये मिर्च वो जुए कहलाते हैं ना, ठीक है। जुए भी कहते हैं या बग भी बोलते हैं उसको, हाँ बग। और सर छोटे बग रहते हैं सर, TIC के टिक बाइट, टिक वो हाँ टिक कहलाती है। जुए के बाद कभी सुने होंगे पिस्सू नहीं, लीक या चपटी कहलाती है, लीक कहलाती है। वो कभी कंगी देखे होंगे, एक बहुत बारीक बारीक कंगी आती है और उसमें बहुत पास दांतें होते हैं, बहुत पास, और उससे जो है वो महिलाएं काटते रहती हैं यूं, तो वो जुए और उसके साथ टिक निकालने के लिए करते। टिक मतलब हिंदी में कहलाती वो जुए लीक भी बोलते हैं, और फिर चपटी भी कहलाती है, जो बिल्कुल बारीक जिसको नाखून में ऐसा करके और यूं काट मारा जाता है, नाखून मारे जाते हैं। ये छोटे बॉक्स रहते हैं। अगर उनके कुछ डायग्राम दिए 102 पेज पे। हाँ जुआ के बाद लीक, हाँ और ये एनिमल पे भी होते हैं, टिक जो है उसमें भी रहते हैं और उसमें भी रहते हैं। तो ये खटमल के विषय में हम बता रहे थे कि टाकीजो में अपन जब जाते हैं तो टाकीजो में सामने की रो में जो है वो बैठने वाले जो हमारे भाई रहते हैं तो वो थोड़ा हाइजीन मेंटेन नहीं करते, और सामने की रो में बैठने वाले ज्यादातर मिनी बस के ड्राइवर, कंडक्टर और इस तरह से लेबर वर्क बैठता है, कर्मचारी वर्ग बैठता है। तो वो हाइजीन मेंटेन ना कर पाने के कारण उनके पसीने से या जो भी मटेरियल है उसका मैल वगैरह से जो बनते हैं खटमल, वो खटमल ऐसी जगह पे भी रहते हैं जो निवार के पलंग रहते हैं और जिनको कई दिनों से साफ नहीं किया गया है, उनमें भी ये पनप जाते हैं। या गद्दे, पुराने गद्दे, रजाई जो रहते हैं उनमें भी पनप जाते हैं, तो वो खटमल भी पैदा करते हैं। और खटमल में ही जो माइक्रोबैक्टीरियम ल्यूकोडर्मी नामक बीमारी आप लोगों ने सुनी होंगे, जिसको अपन सफेद दाग बोलते हैं, सफेद दाग, व्हाइट पैचेस पड़ जाते हैं। तो ये माइक्रोबैक्टीरियम ल्यूकोडर्मी ये खटमल के ही पेट में रहता है, और उसको अगर किसी को काट देता है वो काट देता है तो ल्यूकोडर्मा का कीटाणु ब्लड में बहने लगता है, और वो
गर्म जगहों से बहुत परेशान रहता है, तो वो ठंडी जगह में जाके पहले छुप जाता है। तो वो अपनी बॉडी की जो ठंडी जगह है वो है पेट के अंदर पैंक्रियास, और शरीर के बाहर ये जो ईयर लोब रहते हैं, कान के ईयर लोब, यहाँ पे ठंडा रहता है ये स्थान, क्योंकि यहाँ ब्लड सप्लाई नहीं रहती, तो यहाँ पे ठंडा रहता है। और मेल में जो टेस्टिस रहती है वो बाहर रहती है शरीर के, तो वो स्थान ठंडा रहता है। यहाँ पे चले जाते हैं और अपनी कॉलोनी बनाने लगते हैं। जैसे जैसे मात्रा इनकी जब बढ़ती चली जाती है, तब ये फिर सफेद दाग का कारण बन जाता है। तो वो उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो बहुत लंबा रहता है। खटमल काटने के साल, 1.5 साल 2 साल बाद भी सिम्टम आ सकते हैं, एकदम तुरंत नहीं आते। तो इसके काटने के बाद, बेड बग के काटने के तुरंत जो सिम्टम, वही खटमल से बीमारी होगी जिसके अंदर ये जीवाणु है। नहीं है तो छोटा मोटा इरिटेशन होगा, और फिर वो बोवेरान या कुछ लगाने के बाद ठीक हो जाएगा। इसके बाद माइट बाइट देखते हैं। माइट बाइट कॉजेज वेरी इची। So that leukoderma causes, na sir? What is that insect, sir? In English, please. Big bed bug. Okay, sir. Bed bug causes the microbacteria. The insect is bed bug, and microorganism name is Microbacterium leprae or leucodermi. Microbacterium leucodermi, and disease name is leucoderma. It is also called in vitiligo, VITL, vitiligo, VITLOGO, vitiligo. This is other name of the leucoderma. And in Hindi, सफेद नमस्ते निशान आ जाना या सफेद चमड़ी हो जाना, चमड़ी हो जाना। Mite bite causes very itch, red lump to develop. The skin can sometimes also causes blister. Mite usually converted skin, but you may be bitten on your tummy and thigh if your pit has mite and has been sting on your limb. Some mites burrow into a skin, causes a condition called scabies. जो माइट रहते हैं छोटे पिस्सू, ये माइट अब कहलाएंगे ये पिस्सू। ये डोमेस्टिक एनिमल जो अपने घर में पालते हैं, डॉग है पालते हैं, बिल्ली पालते हैं और बकरी पालते हैं, और सभी जानवर पाले जाते हैं, गाय भैंस वगैरह। परंतु जो घर के अंदर तक आ जाते हैं, जिनमें खरगोश, बकरी, डॉग, बिल्ली, बंदर, ये जितने भी एनिमल्स हैं, इनके स्किन में रहते हैं पिस्सू, जिसको अपन कहते हैं माइट्स। और ये माइट्स अगर ह्यूमन की स्किन में आते हैं तो ये बारो बनाते हैं। माइट्स बारो का मतलब होता है एक लाइन, एक रेखा बनाते हैं कि इतने गोल स्थान पर ये रहेंगे, और वहाँ की स्किन जो है वो नॉर्मल स्किन से हल्की सी ब्लैक हो जाती है, और उसके बाद उसमें ईचिंग शुरू हो जाती है, जो खुजली का कारण बनती है। खुजली एक बीमारी है, स्केबीज जिसको बोलते हैं अपन, स्केबीज। और ये फिर कांटेक्ट से फैलने वाली बीमारी के अंतर्गत आ जाती है। डायरेक्ट कांटेक्ट, जिसको खुजली हुई है, स्केबीज वाला पर्सन है, उसके जो आर्टिकल्स रहते हैं, टी शर्ट है या ब्रश कर रहा है, साबुन का इस्तेमाल कर रहा है, तो वो दूसरे व्यक्ति में जा सकते हैं उसके द्वारा यूटेंसिल किए गए यूज में। फिर आता है घुन का काटना। घुन लिया कहलाता है घुन, और जानते हैं अपन कि ये गेहूं, चावल अथवा अनाजों में घुन रहता है ब्लैक कलर का, और ये घुन ह्यूमन को बहुत रेयर ही काटते हैं, पर यदि काटते हैं तो उससे त्वचा में खुजली होने लगती है और गठान विकसित हो जाती है। आमतौर पर खुली त्वचा में काटते हैं, जैसे कि पेट में रख के अगर मान लो कोई गेहूं बीना जा रहा है या सामने बीना जा रहा है, कपड़े अगर प्रॉपर नहीं पहना, तो हाथ में पैर में ये घुन काट देते हैं। अब इनका जो कीट कुछ भी काटे, इसमें प्राथमिक उपचार अपन क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। कीट पतंगे के काटने के लिए प्राथमिक उपचार में देखते हैं अभी कि सबसे पहले तो टिकिया बाल हटाते हैं, जो
वहां पर ऐसा लगता है कि काटा है, वहां पर उसके बाल या टिक वहां से हटा दें। इसके बाद प्रभावित क्षेत्र को साबुन और पानी से धोएं। तो साबुन में सोडा बाइकार्ब रहता है और सिलिकेट रहता है, तो वो सिलिकेट से जो है वो स्किन वो प्रूफ हो जाती है, ईचिंग प्रूफ हो जाती है। किसी भी सूजन पर कम से कम 10 मिनट के लिए कोल्ड कंप्रेस जैसे फलालैन ठंडे पानी से ठंडा कपड़ा या आइस पैक वगैरह लगा सकते हैं। एनी cold material like the ice piece and other cold water, cold cloth are applied to the itching part. यदि संभव हो तो प्रभावित क्षेत्र को ऊपर उठाएं या ऊपर उठाएं, सूजन को कम करने में मदद मिल सकती। पैर में काटा है तो उसको ऊपर रखते हैं, तकिया वगैरह जो है वो पैर पे लगा के पेशेंट को लिटा देते हैं। संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए, खरोंचने या फफोले पड़ने से बचने के लिए उसको जो है वो ठंडी अप्लाई करते हैं, कभी भी उसमें तुरंत नहीं लगाते। इसके बाद पारंपरिक घरेलू उपचार में सिरका, सोडा बाइकार्ब वगैरह देते हैं। घरेलू जो उपचार रहता है, अगर जलन हो रही तो अपन जो जलन को मिटाने के लिए इनो पीते हैं, वो इनो जो है वो उसकी एक चुटकी उस जगह पे डाल देते हैं तो वहाँ जलन खत्म हो जाती है, क्योंकि वो जलन को, उसमें सोडा बाइकार्ब रहता है, वो जलन को खत्म करने के लिए काम आ जाता है। इसमें जितने भी ऑइंटमेंट वगैरह आप लोगों के पास हैं तो देते हैं, और जो हैं उसमें वो देते रहिए। इचेनेशिया है तो इचेनेशिया एक होम्योपैथिक ऑइंटमेंट रहता है, उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। नीम की पत्ती या नीम के साबुन से नहाने की सलाह दी जाती है कई बार, और नीम से बने हुए जो ऑइंटमेंट रहते हैं डेटॉल साबुन से भी ठीक हो जाता है। परंतु अपन घरेलू उपचार सभी लोग जानते हैं लगभग, परंतु होम्योपैथी दवाइयों के इस्तेमाल के बारे में हम बताएंगे। इसमें सबसे पहले आती है एपिसमेल। एपिसमेल ये दवा जो है वो उस समय दी जाती है जब मधुमक्खी या ततैया के डंक से कोई प्रभावित हुआ है, क्योंकि ये एपिसमेलिफिका पूरा नाम है इसका। ये दवाई बनती ही मधुमक्खी के डंक से है। मधुमक्खी का जो डंक है वो उसको लिया जाता है, फिर उसके साथ अल्कोहल मिला के उसको पोटेंटाइज करके और मेडिसिन बनाई जाती है जिसका नाम एपिसमेल है। और इसकी 30 और 200 पोटेंसी देने से पेशेंट को तुरंत लाभ हो जाता है। तो पेशेंट ऐसा आता है तो एपिसमेल की 4 गोली या ड्रॉप में उसको देके और बिठा ले रखें और 15 मिनट में दें। 3 या 4 डोज 1 घंटे में जब जाएंगी तो उसकी सूजन भी कम हो जाएगी और उसको दर्द जलन से भी आराम मिल जाता है। सेकेंड मेडिसिन है लीडमपाल। लीडमपाल जो मेडिसिन है वो होम्योपैथी की टिटेनस माना जाता है। यदि कोई पेशेंट इंजरी से पीड़ित है और उसको लगता है कि यार टिटेनस लग जाना चाहिए और वो किसी वजह से नहीं लगा पाया है टिटेनस, तो फिर लीडमपाल का इस्तेमाल करके उसको दिया जाता है। एक वैक्सीन का काम करता है लीडमपाल और टिटेनस के इफेक्ट को कम कर देता है। विशेष रूप से सुबह और शाम में जो कीड़े काटते हैं, खुजली होती है, उसमें दिया जाता है। 30 और 200 पोटेंसी। तीसरे नंबर पे आती है अर्टिका यूरेंस। अर्टिका जो अर्टिकेरेसिस या पित्ती उछलना नामक बीमारी है, उसमें ये बहुत ज्यादा मदद करती है, जिसमें कि रेडनेस आती है पूरी स्किन में एंड एक्सेसिव ईचिंग विथ रेडनेस एंड समटाइम स्किन आर इंक्रीज इन नॉर्मल लेवल ऑफ द स्किन। तब उसमें दी जाती है अर्टिकेरियस यूट्रेंस। लाल धब्बे जो जलते हैं, तीव्रता से खुजली होती है, उसमें दी जाती है 30 और 200 पोटेंसी में। 3 से 4 बार देके 1 हफ्ते तक इन सब से रिलीफ मिल जाता है पेशेंट। फिर एकोनाइट नेफिलस, ये तुरंत वाले केस में दी जाती है। अपन को कोई मेडिसिन एकदम से समझ में नहीं आ रही है तो एकोनाइट नेफिलस सभी एक्यूट केस की दवाई है। नेक्स्ट है कैंथ्रिस। कैंथ्रिस जो दवाई है, इस दवा का संकेत दिया जाता है कि काटने के बाद जलन बहुत ज्यादा होती है और जलन में देते हैं। इसी कारण ये यूटीआई की भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जब होता है किसी पेशेंट को तो वो कंप्लेंट करता है कि उसको पेशाब में जलन होती है, तब ये कैंथ्रिस दवाई दी जाती है और
कीट पतंगे काटने के बाद भी अगर जलन की कंप्लेंट है तब भी ये मेडिसिन दी जाती है। इसके बाद आती है कार्बोलिक एसिड। ये दवा आमतौर पर प्राथमिक चिकित्सा में दी जाती कार्बोलिक एसिड से के वाटर से या इसकी पोटेंसी से। अगर मदर टिंचर है तो किसी घाव को धोने का काम भी किया जाता है कार्बोलिक एसिड से। तो अगर प्राथमिक रूप से देना चाहें तो इसको दे सकते हैं। इसकी भी कोई 30-200 या मदर टिंचर जो ब्लैक कलर का आता है वो दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है हिस्टामिनम। जैसा कि इसका नाम है हिस्टामिन, यानी एलर्जी और खुजली की दवाई है। ये कीट पतंगे काटें या ना काटें, अगर किसी फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल डिस्टरबेंस के कारण भी यदि खुजली की बहुत ज्यादा कंप्लेंट है तब उसमें ये हिस्टामिन दी जाती है। देसी उपचार में जैसे तुलसी की पत्ती रगड़ें या नीम की पत्ती रगड़ें, बेकिंग एलोपैथी वगैरह में रहता है इसकी प्रकृति। हाँ, एलोपैथी में जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो एंटी एलर्जिक, जैसे कि सीपीएम मालूम ही है, क्लोरम फेनेरामिन मेलेट, जिसमें एविल या सिट्रिजिन देते हैं अपन, वो देते हैं। उसके साथ डेकाट्रॉन, डेक्सामेथासोन जो टेबलेट रहती है वो देते हैं। और एंटी एलर्जीज कहलाती है सभी। इसके अलावा कोई एंटीबायोटिक जो छोटे ग्रेड के रहते हैं एंटीबायोटिक, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सिन, सेफ्ट्रॉन, ट्राइमेथाप्रिन, सल्फामेथाजोन, ये मेडिसिन दी जाती है। साथ ही साथ विटामिन ई और विटामिन सी। विटामिन ई जो है वो स्किन के लिए रहता है और विटामिन सी जो रहता है वो स्कर्वी जैसे रोगों को ठीक करता है, मगर इसमें काम करता है ये विटामिन सी और ई का घोल अपना संयोग जो टैबलेट है या इंजेक्शन है वो दे के और की जाती। बाकी और अलग से कोई ट्रीटमेंट नहीं रहता। बर्फ की शिकायत, चींटी, मधुमक्खी, बर या किसी प्रकार की कीट ने काट लिया हो तो उसको कभी भी गर्म सिकाई ना करें। गर्म सिकाई से वो रोग और बढ़ जाता है। आइस से करें। शहद वाले जो मक्खी हैं उसमें कई बार लोग बाग घी लगा देते हैं या शहद लगा देते हैं, उससे भी रिलीफ मिलता है, क्योंकि वो एक प्रकार का शहद, आपको बता दें कि घी और शहद एंटीबायोटिक है, ये दोनों चीजें, इसलिए इनका इस्तेमाल कई जगह घरेलू उपचार में किया जाता है। ठीक है, तो आज अपना टाइम यहीं पे खत्म हो गया और अपन कल स्नैक बाइट पढ़ेंगे। इसमें अगर कोई पूछना चाहता है एक क्वेश्चन। सर वो आर्टिकल 30-200 कैसे यूज किया जाएगा? 3 या 4 बार खलील जी, 30 और 200 3-4 बार दिन भर में देते हैं इसको, 1 हफ्ते तक। सर जी, ये जो होम्योपैथिक दवाओं ने आप बताया है तो इसमें से कोई एक ही दवा देना है पेशेंट को? हाँ, सिम्टोमेटिक अपन ने सिम्टम बताए ना। अगर जलन ज्यादा हो तो कैंथरिस देते हैं और खुजली ज्यादा हो तो एपिसमेल देते हैं। ये सब चीजें हैं ना अलग। जी सर। एग्जाम का जो है वो हेलो सर। अलग है। सर होम्योपैथिक दवाई भी रिजेक्शन करती है सर? होम्योपैथिक दवाई से भी एलर्जी हो सकती है? रिएक्शन कभी नहीं करती है, नहीं, वो अपने सिम्टम देती है जिसको अपन एग्रावेशन कहते हैं। रिएक्शन नहीं करती है, एग्रावेशन करती है। उसी रोग को और बढ़ा भी सकती है अगर पोटेंसी सही नहीं चुने तो। हाँ सर, मंसूरी क्या पूछ रही है बताइए। सर, ग्रीन रोग होता है क्या इसके बाइट करने से? ग्रीन फंगल डिशेस। ग्रीन फंगल डिशेस भी होती है ना सर इसके बाइट करने से? ये तो हमने सुने नहीं आज तक। हरा कवक सुना हो तो बता दो भाई। हाँ, हरा कलर से नहीं, ऐसी कोई बीमारी तो स्किन में, हाँ ऐसी कोई बीमारी तो हुई नहीं, तो इसलिए अपन को उसका नॉलेज नहीं। उसका हिंदी नाम है हरा कवक। अच्छा, ब्लैक फंगस। हाँ, ब्लैक फंगस होती है, ठीक है। हाँ, ग्रीन कवक भी बोलते हैं हिंदी में,
ब्लैक फंगस होने के चांस रहते हैं इसमें। ठीक है, वो फंगल वाली बीमारियों में अपन ने पढ़े थे ना, ये इंसेक्ट बाइट में फंगस वगैरह होने के चांस नहीं रहते, पर अगर कोई ऐसा इंसेक्ट है जो जिसके अंदर फंगस है तो फिर वो हो भी सकता है। सर एक क्वेश्चन है, ठंडी में कीड़े निकलते हैं, वो बाल वाले रहते हैं, पूरे बाल के रहते हैं, किसी भी पर्सन के हाथ में कहीं भी चिपक जाते हैं तो पूरे उसके बाल जो है एकदम ऐसे चिपक जाते हैं, वो निकलते नहीं है और बहुत खुजली और दर्द बहुत होता है, उसमें स्वेलिंग बहुत आती है। कम्मल कीड़ा बोलते हैं उसको, कम्मल। हाँ सर, तो उसके ट्रीटमेंट में कैसा उपचार क्या करें? यही करना है उपचार, उसको पहले निकालें और ठंडे पानी से उसको धोएं, साबुन से धोएं, और उसमें जो ऑइंटमेंट लगाते हैं, बीटाडाइन है या जो भी आपके पास एंटी एलर्जिक ऑइंटमेंट है, एंटी फंगल ऑइंटमेंट है, वो लगा सकते हैं। और एलोपैथी में अपन सिट्रिजिन और डेकाड्रॉन देके उसको ठीक कर सकते हैं, और होम्योपैथी में एपिसमेल या केंथ्रिस देके ठीक कर सकते हैं। सर एक बार बिच्छू के काटने का बताइए सर प्लीज। ये स्नेक बाइट कल पढ़ेंगे ना अपन, तब उसमें बताएंगे बिच्छू और स्नेक बाइट का लेसन ही अलग है ना। लेनी थी सर। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। हाँ, हेलो।